नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीर में। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम आज शिक्षण अभिवृत्ति के दूसरा टॉपिक शिक्षार्थी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षार्थी होता क्या है? अगर हम सरल भाषा में कहें तो जो शिक्षा प्राप्त करता है या शिक्षा ग्रहण करता है उसे शिक्षार्थी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर उसे एक परिभाषा के रूप में देखा जाए तो देखिए, शिक्षार्थी वह व्यक्ति होता है जो अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लगातार कुछ नया सीखता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षार्थी वह व्यक्ति होता है जो अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से लगातार कुछ नया सीखता है। जैसे कि मैंने आसान शब्दों में बताया कि जो शिक्षा ग्रहण करता है वह शिक्षार्थी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और शिक्षार्थी को दो भागों में बांटा गया दोस्तों। पहला है किशोर शिक्षार्थी, दूसरा है वयस्क शिक्षार्थी। अगर किशोर शिक्षार्थी के बारे में पूछा जाए तो 13 से 19 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 13 से 19 वर्ष के लोग किशोर शिक्षार्थी के अंतर्गत आते हैं और 20 या उससे अधिक, ठीक है दोस्तों, 13 से 19 वर्ष के बीच किशोर शिक्षार्थी और 20 या उससे अधिक वर्ष के लोग वयस्क शिक्षार्थी में आएंगे। ठीक है, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी होता क्या आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, किशोरावस्था तीव्र शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक बदलावों का काल है। ये किसके बारे में बता रहे हैं? किशोर शिक्षार्थी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, किशोरावस्था तीव्र शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक बदलावों का काल है। और वयस्क शिक्षार्थी के बारे में जानते हैं। देखिए, वयस्क शिक्षार्थी अधिक स्वायत्त, अनुभवी और अपने लक्ष्यों के प्रति अत्यधिक केंद्रित होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बताया कि वयस्क शिक्षार्थी जो होते हैं, ठीक है, वो अनुभवी होते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने क्या देखा? शिक्षार्थी, उसकी परिभाषा, शिक्षार्थी के प्रकार, किशोर शिक्षार्थी, वयस्क शिक्षार्थी। ठीक है, किशोर शिक्षार्थी के बारे में हमने देखा और वयस्क शिक्षार्थी के बारे में देखा। चलिए आज हम इसके आगे देखते हैं किशोर एवं वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, वह कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। चलिए उसे देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि शिक्षार्थी की परिभाषा क्या है एवं शिक्षार्थी के दो प्रकार, किशोर शिक्षार्थी और वयस्क शिक्षार्थी के बारे में। अब हम जानेंगे शिक्षार्थियों की अपेक्षाओं के बारे में। ठीक है, इन अपेक्षाओं को हमने 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, शैक्षिक, सामाजिक। ठीक है, एक होता है भावात्मक और चौथा है संज्ञानात्मक। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे किशोर शिक्षार्थी की अपेक्षाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, पहला है इसमें शैक्षिक अपेक्षाएं। ठीक है, उसके अंतर्गत देखिए, पहला है बोर्ड परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पष्ट एवं संरचित पाठ्यक्रम। ठीक है, कहा गया कि बोर्ड परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें स्पष्ट पाठ्यक्रम की आवश्यकता है या उनकी अपेक्षा है कि वो पाठ्यक्रम स्पष्ट हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा है केवल रटने के बजाय विषयों की तार्किक एवं व्यवहारिक समझ। ठीक है, तीसरा है इसमें भविष्य के कैरियर एवं व्यवसाय को चुनने के लिए उचित मार्गदर्शन और परामर्श। ठीक है, ये तीनों किसके अंतर्गत है? उनकी शैक्षिक अपेक्षाओं के अंतर्गत। किनकी? किशोर शिक्षार्थी की। अब दूसरा आते हैं सामाजिक अपेक्षाएं। ठीक है दोस्तों, सामाजिक अपेक्षाओं में समकक्षों के बीच स्वीकार्यता, पहचान और प्रतिष्ठा पाने की प्रबल इच्छा। अब इसमें एक लाइन लिखा है कि समकक्ष। समकक्ष क्या होते हैं? अगर मैं कोई क्लास, जैसे मान लीजिए मैं 5वीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ पढ़ने वाले क्या हुए? मेरे समकक्ष हुए। ठीक है दोस्तों, वो इसमें कहा गया है कि समकक्षों के बीच स्वीकार्यता, पहचान और प्रतिष्ठा पाने की प्रबल इच्छा। दूसरा है इसमें शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा आज्ञाकारी छात्र के रूप में देखने के बजाय एक स्वतंत्र राय रखने वाले व्यक्ति के रूप में सम्मान। ठीक है,
उन्हें एक आज्ञाकारी छात्र के रूप में देखने के साथ या फिर उनके बजाय देखने के बजाय एक स्वतंत्र राय रखने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें सम्मान चाहिए। किन्हें? किशोर शिक्षार्थी को। ये क्या है? उनकी सामाजिक अपेक्षाएं हैं। इसमें तीसरा है सहयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक दायरे का विस्तार। ठीक है, उनकी सामाजिक अपेक्षाएं हैं कि सहयोगात्मक गतिविधियों, ठीक है दोस्तों, के माध्यम से सामाजिक दायरे का क्या? विस्तार। ठीक है, अब हमने शैक्षिक अपेक्षाएं पढ़ ली, सामाजिक अपेक्षाएं पढ़ ली, किनकी? किशोर शिक्षार्थी की। अब हम तीसरा पढ़ेंगे भावात्मक और चौथा संज्ञानात्मक। ठीक है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने दो अपेक्षाएं देख ली। ये तीसरा देखिए, भावात्मक अपेक्षाएं। ठीक है, इनमें पहला है किशोरों में होने वाले मूड स्विंग। ठीक है, और भावात्मक तनाव के दौरान बड़ों से सहानुभूति और धैर्य की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है? किशोरों में होने वाले मूड स्विंग। देखते हैं आप, कभी बच्चे नाराज हो जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, कभी रोने लगते हैं। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? मूड स्विंग। और भावात्मक तनाव के दौरान बड़ों से सहानुभूति, उनके अंदर एक चाह रहती कि बड़े हमें सहानुभूति से देखें। ठीक है, और धैर्य की अपेक्षा, मतलब किशोर बड़ों से यह अपेक्षा करते हैं कि वह धैर्य रखें उनका मूड ठीक होने तक। ठीक है, वो इसमें बताया गया है। अब देखिए, दूसरा इसमें है बिना डर, उपहास या अपमान के अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने का सुरक्षित वातावरण। ठीक है, जब तक उन्हें सुरक्षित वातावरण नहीं मिलेगा, वह अपने विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं कर सकते, वह किसी से बात नहीं कर सकते, वह डर के रहेंगे। वही इसमें बताया गया है कि बिना डर, उपहास या अपमान के अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने का सुरक्षित वातावरण। ठीक है दोस्तों, तीसरा है इसमें छोटी बड़ी सफलताओं पर सकारात्मक प्रोत्साहन और आत्मविश्वास में वृद्धि की चाह। ठीक है, सफलता चाहे छोटी हो बड़ी हो, उन्हें क्या चाहिए? सकारात्मक प्रोत्साहन चाहिए। ठीक है, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इनके आत्मविश्वास में? किशोर शिक्षार्थी के। ठीक है दोस्तों, ये तीनों पॉइंट किसके अंतर्गत आते हैं? भावात्मक अपेक्षाओं के अंतर्गत। अब देखते हैं हमारा चौथा और लास्ट, संज्ञानात्मक अपेक्षाएं। ठीक है, इनके अंतर क्या है? प्रत्येक अवधारणा के पीछे छिपे क्यों और कैसे के तार्किक उत्तर की खोज। ठीक है, प्रत्येक अवधारणा के पीछे छिपे क्यों और कैसे। आप देखते हैं बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, ये कैसे है, ये क्यों हुआ। ठीक है, ये वही इसमें बताया गया है कि प्रत्येक अवधारणा के पीछे छिपे क्यों और कैसे के तार्किक उत्तर की खोज करते हैं। कौन करते हैं? किशोर शिक्षार्थी। ये क्या है? उनकी संज्ञात्मक अपेक्षाएं हैं। इसमें दूसरा है रचनात्मक कार्यों के माध्यम से अपनी बौद्धिक और विश्लेषणात्मक क्षमता को आजमाने का अवसर। ठीक है, उनकी अपेक्षा क्या है? कि उनको अवसर मिले अपनी बौद्धिक और विश्लेषणात्मक क्षमता को परखने की। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? किशोर शिक्षार्थी की अपेक्षाएं। अब हम पढ़ते हैं वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं। ठीक है दोस्तों, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना किशोर शिक्षार्थी की अपेक्षाओं के बारे में। अब हम जानेंगे वयस्क शिक्षार्थियों की अपेक्षाओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी पहला है शैक्षिक अपेक्षाएं। इनकी? वयस्क शिक्षार्थी की। देखिए दोस्तों, व्यवहारिक और प्रासंगिकता। ठीक है, जो भी वो सीख रहे हैं, कौन सीख रहे हैं? वयस्क शिक्षार्थी। जो भी सीख रहे हैं वह उनके वर्तमान कार्य क्षेत्र या जीवन में तुरंत उपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, उनकी क्या अपेक्षा है? कि जो भी वो सीख रहे हैं उन्हें उसका इस्तेमाल वह तुरंत कार्य क्षेत्र में कर सके। ठीक है, वह और उनके जीवन के लिए भी वह उपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा है लचीली शिक्षण प्रणाली। ठीक है, परिवार और नौकरी के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु लचीली शिक्षण प्रणाली। ठीक है दोस्तों, उथले ज्ञान के बजाय पेशेवर एवं उच्च शिक्षी विशेषज्ञता। ठीक है, उथले ज्ञान के बजाय पेशेवर एवं उच्च स्तरीय विशेषज्ञता। ठीक है, उन्हें क्या है? उथला ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए?
पेशेवर और उच्च स्तरीय विशेषज्ञता चाहिए। उन्हें हर विषय में महारत चाहिए जो भी वो पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? शैक्षिक अपेक्षाएं। अब हम देखते हैं उनकी सामाजिक अपेक्षाएं। देखिए दोस्तों, अपने पेशेवर क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों से जुड़ने एवं अनुभव साझा करने का अवसर। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं उन्हें अपने पेशेवर क्षेत्र, जो भी उनका पेशा है, और जिस भी क्षेत्र से आते हैं, उनके विशेषज्ञ से वह जुड़े और अपने अनुभव साझा करें। ठीक है, वह एक जगह दब के नहीं रहना चाहते, वह सबसे आसपास से मिलकर अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं और विशेषज्ञों से मिलकर उनसे ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। ये क्या है? उनकी सामाजिक अपेक्षाएं हैं। उसमें दूसरा है शिक्षण प्रक्रिया में उनकी परिपक्वता एवं स्वतंत्र अस्तित्व का पूर्ण सम्मान। ठीक है, वयस्क शिक्षार्थियों की जो भी शिक्षण प्रक्रिया है उनमें उनकी जो परिपक्वता है, ठीक है, उनकी काबिलियत है, उनका और उनके अस्तित्व का पूर्ण रूप से सम्मान होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? सामाजिक अपेक्षाएं हैं किनकी? वयस्क शिक्षार्थियों की। अब पहला पढ़ लिया हमने शैक्षिक, दूसरा सामाजिक। ठीक है, अब आगे भावात्मक और संज्ञानात्मक अपेक्षाएं पढ़ेंगे हम। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम अपेक्षाओं में तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, भावात्मक अपेक्षाएं, जिसमें पहला है आत्मसम्मान की रक्षा। एक वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षा है कि उनके आत्मसम्मान की हमेशा रक्षा हो। ठीक है, उनका कभी हनन ना हो। दूसरा है तनाव मुक्ति। ठीक है, उसके आसपास का वातावरण, उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उन्हें तनाव से मुक्ति पाने में सहायता मिले। ठीक है, और तीसरा है पूर्व अनुभवों की मान्यता। एक वयस्क शिक्षार्थी पे अपेक्षा होती है कि उसके जो पुराने अनुभव है, जो भी उसे अनुभव प्राप्त है, ठीक है, उन्हें मान्यता दी जाए, उनका सम्मान किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? उनकी भावात्मक अपेक्षाएं हैं। अब आते हैं चौथा में और लास्ट में, संज्ञानात्मक अपेक्षाओं में। ठीक है, इसमें क्या है? पहला, समस्या समाधान पर आधारित शिक्षण। उन्हें ऐसी शिक्षण या फिर ऐसी शिक्षा दी जाए, ठीक है, जो उनके समस्या के समाधान पर आधारित हो। ठीक है, मतलब शिक्षा का प्रयोग करके अपने शिक्षा के बलबूते पर वह किसी भी समस्या का समाधान कर सके। ठीक है, दूसरा है स्वायत्तता और केस स्टडीज के समाधान पर आधारित। ठीक है दोस्तों, दूसरा लाइन से यह समझते हैं कि जो भी वह पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, ठीक है, आसपास देश दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है, कोई भी उन्हें प्रश्न सताता है, ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन पर आधारित हमारी शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, ये किसकी अपेक्षा है? वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षा है। कौन सी? संज्ञानात्मक अपेक्षा। इसमें तीसरा और लास्ट पॉइंट है, क्या और कैसे सीखना है की स्वतंत्रता। एक वयस्क शिक्षार्थी को इस बात की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वह क्या पढ़े और कैसे पढ़े या फिर कैसे सीखे। उसके अधिकारों का कहीं से भी किसी भी प्रकार से हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमने अपेक्षाएं पढ़ ली। ठीक है दोस्तों, आज हमने जाना कि शिक्षार्थी की परिभाषा क्या है, शिक्षार्थी के प्रकार, किशोर शिक्षार्थी, वयस्क शिक्षार्थी, उनकी अपेक्षाएं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षार्थी की विशेषताएं एवं उनकी व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर इस क्लास में कोई भी डाउट हो आपको, या फिर आप चाहते हैं कि इसे मैं और पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।